गुड आफ्टरनून एवरीवन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या हम लोग कुछ साइबर लॉज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और कल आप लोगों ने थोड़ा बहुत डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा, हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी नया लॉ उन्हें नोटिफाई करना है, सो आप अगर उन्होंने फिजिकल नोटिफिकेशन नहीं दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, सो उसे भी हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और उस लॉ का भी इफेक्ट इतना ही वैलिड है जितना कि आपने फिजिकल फॉर्म में किसी लॉ को नोटिफाई किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन। अच्छा, डेटा प्रोटेक्शन अब यहाँ पर क्या दिया है, कुछ आपको ना फाइन पेनल्टी का अमाउंट दिया हुआ है, तो बस ये इतना पेनल्टी वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऐसा कुछ बता रहे हैं कि अगर कंपनी का कोई ऑफिसर है या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो नेग्लिजेंट है, मतलब जिसकी वजह से किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा लॉस होता है, मतलब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ आप शेयर करते हैं, सो ही इज लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ डैमेजेस और कॉम्पनसेशन, और मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, 5 करोड़ रुपीज़ का उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर कोई डिफॉल्ट होती है तो उसके ऊपर पेनल्टी कितने की लग सकती है, 5 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है ना। इस 43A। आगे देखिए, स्कोप ऑफ साइबर लॉस। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ जी, कहाँ कहाँ पर साइबर लॉस की ज़रूरत है। फर्स्ट दे सेइंग ई कॉमर्स लॉ। ई कॉमर्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो मत बोलना, उसके आगे बोलो क्या होता है। Which connects to people? Facebook? For business. Okay, that is e-commerce. Fair enough. All businesses are online. Hi? अच्छा, ओ अच्छा, all the businesses which are online. हाँ, okay. अच्छा, मतलब अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, इट्स नथिंग बट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। सो जितने भी गुड सर्विसेज आप ऑनलाइन खरीदते हैं या सर्विसेज अवेल करते हैं, इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, है ना। बैंकिंग करते हैं ऑनलाइन, है ना, इज़ अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इज़ अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, है ना। तो ये जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, आपके इंस्टीट्यूट का फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन आपने किया है, इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। उसमें भी वेंडर पेमेंट वगैरह आ जाता है। आप किसी बैंक की फैसिलिटी, पेपाल वगैरह, आप कोई ना कोई पे सर्विस आप यूज़ करके और पेमेंट देते हैं इंस्टीट्यूट को, राइट, इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। चलिए देखते हैं जरा। ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज द कमर्शियल ट्रांजैक्शन और सर्विसेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, है ना। सो ऑनलाइन आप वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, और किसके थ्रू होते हैं ट्रांजैक्शंस होते हैं ओवर इंटरनेट, है ना, थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना। सो लिखो, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन गुड्स या सर्विसेज के लिए किया, गुड्स या सर्विसेज के लिए, तो उसे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। अच्छा, यहां पर लॉस की क्या जरूरत है। ऑब्वियसली जैसे फिजिकल ट्रांजैक्शन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी की डिफॉल्ट हो सकती है, वैसे ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में भी डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, कितने लोगों ने सीओडी करवाया है। यू बॉट समथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, एंड यू डन अ सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। वेरी नाइस। ओके, मैंने गुड्स खरीदे, एड्रेस आपका दे दिया, ओके, गुड्स आपके घर पे डिलीवर होते हैं, और आप बोलते हो कि मैंने तो कभी ऑर्डर ही नहीं किया, एंड यू रिफ्यूज टू पे। कैन द ऑनलाइन साइट स्यू? आपको स्यू कर सकती है क्या? नहीं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैंने गुड्स ऑर्डर किए, लेकिन एड्रेस आपका दिया हुआ है, ओके। गुड्स आते हैं आपके घर पे, सीओडी चूज़ किया था मैंने, कैश ऑन डिलीवरी। सो वो सेलर, मतलब जो डिलीवरी बॉय, वो आता है आपके घर पे, गुड्स लेकर आता है और बोलता है कि 10,000 रुपये के गुड्स है, मेरे को 10,000 रुपये दो, और ये जो भी जूते चप्पल आपने खरीदे, मतलब मैंने ऑर्डर किए, अब आपको रखने पड़ेंगे। आपने मना कर दिया, आपने बोला कि मैंने तो कभी खरीदे ही नहीं है, किसी ने मेरा एड्रेस दिया है। कैन दिस थर्ड पार्टी स्यू? नहीं। द पर्सन हु मेक्स द ऑर्डर, मतलब मैंने अगर ऑर्डर किया तो मेरे को स्यू करेंगे, बट मेरे को तो जी, तो पहले मेरे को ढूंढेंगे और फिर बाद में मेरे को स्यू करेंगे।
नो? क्या रेमेडी अवेलेबल है सेलर के पास? कोई थॉट? बहुत ही बेसिक है, मैंने बहुत बार किया है ऐसा, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, क्या करोगे? सो 3 बार डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ मैम? 3 बार में तो आपको इंसॉल्वेंट कर दूंगा मैं, अगर 3 बार आपने मेरे को चांस दे दिया तो। ओके, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, मैम कह रही है ट्रायल बेसिस पे 3 चांसेस देंगे, चौथी बार में धज्जियाँ उड़ा देंगे, है ना, इस अ पॉसिबिलिटी। ओके, और कोई थॉट? यू कैन स्यू। अच्छा, गुड्स लेना ऑब्लिगेशन है क्या बायर का? मतलब क्लेमेंट बायर, एक्चुअली बायर नहीं है, नॉट एन ओरिजिनल बायर, उसका ऑब्लिगेशन है? नहीं। तो बस अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस तरीके का अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो फिर ये कंपनी ऑब्वियसली आपको स्यू नहीं कर सकती, बिकॉज ऑर्डर आपके एक्सेसिबल पोर्टल से गया ही नहीं है। फिर आप बस यहाँ पे बोल दो कि मैंने तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था, फिर वो जो सेलर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ऑब्लिगेशन है कि वो कैसे प्रूव करेगा कि ऑर्डर आप ही नहीं दिया है। आईपी एड्रेस आप सब जब चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि ऑर्डर आपके सर्वर से कभी गया ही नहीं था, राइट? तो यू कैन दैट वे क्लेम एन एक्सक्यूज, वो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं आता है ना? सो अब ये अगर ऐसी डिफॉल्ट हो तो इसके लिए ज़रूरत है कि कोई ना कोई लीगल प्रोविजन यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, बहुत बार ऐसा हो जाता है, एक ही मिनट देना सर, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड है, इट्स ओके, जस्ट अ नॉर्मल डाउट। हाँ, तो गुड्स डिस्ट्रॉय, आप ही ने ऑर्डर किया, जेन्युइनली आपका ऑर्डर था, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, किसका नुकसान? वेबसाइट या आपका? मतलब लॉस कौन बेयर करेगा? हाँ, मतलब वेबसाइट वाला सेलर बेयर करता है या फिर बायर आप लोग बेयर करते हैं? सेलर बेयर करता है। लेट्स सी सम हैंड्स। सेलर विल बेयर द लॉस, ओके, फेयर इनफ। बायर विल बेयर द लॉस। बाकी क्या चाह रहे हो जीवन से, है? हाँ, हर चीज़ को लेके लाइफ में ना क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर इट हैज़ टू बी अ येस और इट हैज़ टू बी अ नो, है ना? आप कौन हो आपको पता है ना? हाँ, तो अगर भगवान किसी दिन कंफ्यूज हो गए आपको लेकर तो आपको पता ना क्या करेंगे वो आपके साथ। सो हाँ जी, सेलर की डिफ़ॉल्ट, सेलर की लाइबिलिटी, ओके, फेयर इनफ। बायर की लाइबिलिटी है। अच्छा, क्यों बायर की लाइबिलिटी है? एनीवन? इफ़ द आइटम इज, बहुत डीप चले गए आप लोग। आइटम इज नॉट रिटर्नेबल, वो सब आगे की बात हो गई। ये नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन है, रिटर्नेबल है, नॉन रिटर्नेबल है, कुछ भी, XYZ। हाँ जी सर, पेमेंट कर दिया सर, तो फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, पेमेंट नहीं किया तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? डंके की चोट पे बोल सकते हो पैसे ही नहीं दूंगा मैं तेरे को, ऐसा? ओके, फेयर इनफ। और कोई थॉट लास्ट? एनीवन? डन। अच्छा, सी क्या होता है जब आप, मैंने शायद सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है ना, तब आपको ये चीज़ बताई थी ज़रूर। जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो जिस पॉइंट पर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ ना, आपने पेमेंट किया है नहीं किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट उस पॉइंट पर कंप्लीट हो गया जब आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है, राइट? एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, उन गुड्स की ओनरशिप जो आपके पास अभी तक डिलीवर नहीं हुए या फिर डिलीवर हुए तो बहुत बुरी कंडीशन में डिलीवर हुए हैं, उसकी ओनरशिप हो जाती है बायर की। किसकी ओनरशिप है? बायर की। सो अगर कल से कोई भी डैमेज होता है, कोई भी नुकसान होता है, सो इट्स ऑलवेज द ओनर हु विल बेयर द लॉस, है ना? सो हमेशा कुछ भी हो, लॉस हमेशा किसका होता है? ओनर का। तो क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद गुड्स उसने आपको डिलीवर किए, तो लॉस एक्चुअली में कौन बेयर करता है? ओनर। मतलब इस पर्टिकुलर केस में लॉस कौन बेयर करेगा? बायर। अच्छा, अब ये अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी ऐसे डैमेज्ड गुड्स अपने पास आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल यू बट समथिंग फ्रॉम मिंत्रा, तो आप यू राइट एन ईमेल टू देम, या फिर आप वहाँ पर रिटर्न वाला ऑप्शन आपके पास रहता है, आप उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि गुड्स आर नॉट इन राइटफुल कंडीशन, जिस कंडीशन में आपने ऑर्डर किए उस कंडीशन में नहीं आए, तो वो आपको एक्सचेंज दे देते हैं। एक्सचेंज देना इज अ बिजनेस पॉलिसी, इट्स नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, राइट? वो उनकी पॉलिसी कि भाई मेरा कस्टमर हमेशा खुश रहना चाहिए, मेरे अगेंस्ट कभी कोई कंप्लेंट ना फाइल करे, राइट? तो ये उसका बिजनेस जेस्चर है कि वो आपको रिटर्न करके दे रहा है, एक्सचेंज करके दे रहा है, बाकी उसका ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में लॉस जो भी आता है वो लॉस हमेशा किसका होता है? ओनर का होता है। कभी भी बायर सेलर का लॉस नहीं होता, लॉस हमेशा किसका होता है? ओनर का। क्योंकि इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, दैट इज वाई बायर इज बेसिकली बेयरिंग द लॉस, अदरवाइज सेलर। ये बात क्लियर है सबको, एवरीवन? तो अब जैसे अब ये कंफ्यूजन है एक छोटा सा कि भाई इस केस में सेलर लॉस बेयर करेगा या फिर बायर लॉस बेयर करेगा। सो बस इन्हीं चीज़ों की क्लैरिटी के लिए देयर इज अ नीड ऑफ ई कॉमर्स लॉ, राइट? कि आपको एग्जैक्टली पता हो आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और दूसरा अगर कल से कोई डिफॉल्ट हो जाती है तो विच पार्टी विल बेयर द लॉस, दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ ई कॉमर्स लॉ, पहला। सेकंड, हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे सर। मेरे को किस करेंगे, मेरा क्या लेना? ट्रेस कर सकता है तो ना, बिल्कुल कर सकता है।
100% कर सकता है, प्योर डिफॉल्ट है। आप लोगों ने कभी किया नहीं क्या डोमिनोज वोमिनोज? मैंने तो इतना भयंकर किया नहीं सब ऑनलाइन, ये फ्लिपकार्ट वाला तो एक दो बार किया, बाकी डोमिनोज का तो भर भर के। हाँ, नेवर डिड दैट यार। डोमिनोज का तो इतनी जोरदार स्कीम थी, अब मेरे को बहुत टाइम हो गया एक्चुअली में ऑर्डर किए हुए। पहले तो वो 30 मिनट्स डिलीवरी होती थी ना, अरे यार वो क्या सही चीज़ थी यार, मतलब हाँ नहीं 30 मिनट्स डिलीवरी तो है, बट आप आई डोंट नो आपने कभी उसको एक्सप्लॉइट किया कि नहीं ठीक तरीके से करते हो। तो मैं इसमें आईलेस में था ना, तो वो हम लोग का SB रोड वाला डोमिनोज वाला जूरिसडिक्शन में आता था लॉ कॉलेज के लिए। एंड एक दो बार ऑर्डर किया ना तो सेम बंदा आया। तो जब आया वो नेक्स्ट टाइम, तो मैंने उसको पूछा कि यार जैसे डिलीवरी सपोज लेट हो गई, दोनों टाइम पे आया, तो मैंने लेट हो गई तो तेरी जेब से कुछ जाता है क्या? इज़ लाइक नहीं सर, हमारी पॉलिसी है कुछ, उसके उस वक्त के 12 लैप्स होते थे, मतलब एक महीने में उनके 12 ऑर्डर्स अगर लैप्स हुए तो उसकी कॉस्ट कंपनी बेयर करती थी, और उसके बाद अगर आपके रीजन जस्टिफाइबल हैं तो कंपनी विल बेयर द कॉस्ट, अदरवाइज वो एम्प्लॉय की जेब से कटते थे। तो मैंने बोला कितने लैप्स होते हैं अपने महीने के? बोले सर मेरा बहुत अच्छा रहा है रिकॉर्ड और मेरा कभी कोई लैप्स नहीं हुआ। महीने के 12 पिज्ज़ा फ्री। तो थोड़ा बिठाया हम लोगों ने, पानी वानी पिलाया, वो इतना खुश हो गया कि डिलीवरी वाले लोग गेट से बाहर कर देते हैं उसको। बिठाया हम लोगों ने, पानी वानी बोले यार हाँ एक दो ऑर्डर लैप्स करवाओ। तो बोले कैसे सर? तो बोला चीज़ बस्ट ऑर्डर करते हो तो अ पिज़्ज़ा वुड कॉस्ट यू एनीथिंग लॉस देन $550-600 राइट। तो मैंने जो भी पिज़्ज़ा की कॉस्ट होती है ना वो तू 50% मेरे से ले ले, और ऑर्डर डिलेट दिखा। तो बोले उससे क्या होगा सर? मैं कुछ नहीं, 300 का 600 का पिज़्ज़ा मेरे को 300 में मिल जाएगा। तो बोले फिर वो 300, मैंने 300 तेरे को कंपनी में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 12 लैब्स तेरे को अलाउड है, तो 300 रुपये मेरे से ले लेना, COD रहेगा, मैं तेरे को 300 रुपये कैश दे दूंगा, और तू ये दिखा देना सिस्टम में कि ऑर्डर 30 मिनट के बाद डिलीवर है, इसलिए मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ा। तो उसके लिए वो फ्री हो गया, मैंने इसको 300 रुपये दे दिए, तो ये भी खुश और मैं भी खुश। तो उसमें बस एक ही चीज़ क्या होती है एक्चुअली, इनका ना बाय रोटेशन आता है नंबर। तो मैंने उसका नंबर लिया, अभी भी आई एम श्योर अभी मैं डोमिनोज डालूंगा ना उसका नाम नंबर आ जाएगा। तो नहीं बहुत साल हो गए। तो बस उसमें क्या होता है, बाय रोटेशन इनका फिक्स नहीं होता है एक्चुअली में, तो जिसका नेक्स्ट नंबर होता है ना ही गोज एंड डिलीवर्स। तो जब भी मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता ना तो आई गिव हिम अ कॉल और उसको पूछ लेता था कि अभी कितने ऑर्डर्स के बाद तेरा नंबर आएगा। तो बता देता था सर कि 5-10 मिनट बाद मैं आपको कॉल कर दूंगा, और जैसे ही कॉल करूँ आप इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस कर देना। तो वो कॉल करता था और मैं ऑर्डर प्लेस कर देता था, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी का नंबर आता था। तो अब ये आपके एडजस्टमेंट्स की बात है। हाँ मैं इसलिए बोला ना कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब भी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ रखो, नेवर हायर अ मारवाड़ी, नेवर हायर गुजराती, नेवर हायर अ सिंधी। इन 3 जातों को छोड़ के ना बाकी किसी भी जात का एम्प्लॉय रख लो, क्योंकि अगर आपने इन 3 लोगों को रखा वो कब आपका धंधा आपसे ही खरीद के चला जाएगा ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए इनको कभी, मैं खुद मारवाड़ी हूँ, जितने भी नए लोग हैं, यू मे फील बैड इफ़ यू आर अ मारवाड़ी, आपको ऐसा लगेगा कि साला हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट गालियाँ दे रहा है। तो आई एम द फर्स्ट वन टू अब्यूज़ माई सेल्फ, है ना। इसलिए आपको बाद में पड़ती, पहले मुझे पड़ती है। बट इन 3 लोगों पे कभी विश्वास नहीं करना है। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस नेवर ट्रस्ट देम। चल हाँ जी आगे, ये घर पे अपने मम्मी पापा से ये सब बातें मत करना, है ना। क्लास की जितनी भी बातें होती है क्लास में ही रखना है ना। वी लव मैच्योर्ड पीपल। तो ऐसे घर पे मत बताना कि सर हम मारवाड़ियों को गालियाँ देते गुजराती हो। मैम मारवाड़ी आप नहीं, गुजराती, सिंधी तो पक्का नहीं है। वेरी नाइस। चलो सो आगे, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं यार? अरे डूड, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, कहाँ थे इतने सालों से? You're not well, and today you're like all sporty. अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा, ओके। बैंड बजा दो, बैंड बजा लो तुम, मतलब। हाँ हाँ जी मैम बोलिए। बस परफेक्ट। जो भी ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। क्या? ऑफर एक्सेप्टेंस। तो जो पहली पार्टी ने ऑफर दिया और जो दूसरी पार्टी ने ऑफर एक्सेप्ट किया, वो कैसे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। सो ओवर एन ईमेल अगर मैंने आपको कुछ ऑफर दिया, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, इज नथिंग बट एन ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने ऑफर किया कि भाई लेट्स से आई वांट टू सेल दिस कैमरा,
तो मैंने आपको ईमेल किया कि मुझे अपना कैमरा बेचना है, आपने उसका रिप्लाई किया कि ओके वुड वांट टू परचेज द कैमरा, आपने प्राइस पूछा, मैंने प्राइस आपको बता दिया, आपने उसका रिप्लाई किया। तो ये जो ट्रांजैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ, इज नथिंग बट एन ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। जितनी वैलिडिटी एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की होती है, इतनी वैलिडिटी आज ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स की भी होती है ना। इसमें क्या कुछ ऐसे लिखने जैसा नहीं है, लिख लो एकदम शॉर्ट में। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस when done electronically, is an online contract, डन। चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग। अच्छा, पेटेंट्स क्या होते हैं? इन्वेंशन है ना, कोई भी इन्वेंशन विच इज यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है, इज नथिंग बट अ पेटेंट। अच्छा, अभी क्या हो गया, जैसे एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेंशन, आप कोई भी नई चीज़ देखो ना, कोई बिजनेस प्रोसेस है, कोई आइडिया है, उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी की है, कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, हम लोग क्या करते हैं उसको सबसे पहले सिक्योर करवाते हैं। सिक्योर कैसे करवाते हो? 2 मिनट देना सर। हम लोग क्या करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अब जैसे कुछ सिंपल एग्जांपल्स आपको, ड्रग्स, मेडिसिनल ड्रग्स, दवाइयाँ जो बनती है, अब दवाई बनाना जनरली बहुत आसान है, मतलब अगर आपको सिर्फ उसका केमिकल फार्मूला चाहिए, यू ब्रेक इट, वो दुनिया भर के लैब में कुछ इधर से इस टेस्ट ट्यूब से उस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उनको पता चल जाता है उस दवाई का फार्मूला क्या है। तो सेम दवाई आप अपने घर पे भी बना सकते हो अगर वो सारे एड्स आपके पास अवेलेबल है तो। बट आप नहीं बना सकते हो, क्यों? बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ दैट मेडिसिनल ड्रग इज पेटेंटेड। अच्छा, फिर ये होंडा आईवी टेक आपने पढ़ा होगा। सो आईवी टेक इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजिकल पेटेंट विच कैन ओनली बी यूज बाय होंडा। DTSI, ये बजाज अपनी बाइक्स पे ऐसे वो लिखता है DTSI। सो DTSI इज नथिंग बट अ ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी। सो मतलब जहाँ पे बाइक में एक स्पार्क प्लग यूज होता है, वो लोग 2 स्पार्क प्लग यूज करते हैं टू गिव अ बेटर इग्निशन एंड बेटर यूजर एक्सपीरियंस टू ऑल द बाइक ओनर्स। तो इसके लिए वो 2 स्पार्क प्लग यूज करते हैं। सो नाउ दैट इज अगेन ऑल्सो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। तो किसी भी तरीके का कोई इन्वेंशन, कोई इनोवेशन होता है, हम लोग क्या करते हैं उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग उसे उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसका पर्पस बस ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, सेफ टेक्नोलॉजी कोई और यूज़ ना कर पाए। अगर कोई और यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू, आपके प्रॉफिट्स, अपनी बैलेंस शीट, सारी की सारी चीज़ें हिट होती है। तो हम लोग उसको बेसिकली सिक्योर करवा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी यही चीज़ बता रहे हैं कि जितने भी आपके पेटेंट्स हैं, मतलब किसी भी तरीके का इनोवेशन है, आप क्या प्रेफर करते हैं? आप उसे इमीडिएटली हम लोग उसे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। यार इसका ना बहुत अच्छा केस था यार, व्हेन आई वाज वर्किंग विद बजाज ऑटो ना। अब जैसे आप कुछ देश देखोगे ना, दे आर वेरी पॉपुलर व्हेन इट कम्स टू कॉपिंग प्रोडक्ट्स। चाइना नाउ, मतलब अब तो इंसान को भी कॉपी कर दिया उन लोगों ने। देव मेड क्लोन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उसके भी क्लोन्स आ गए हैं बेसिकली। तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इन लोगों ने। और आप मार्केट देखोगे ना, आप जितना चाइना एक्सप्लोर करोगे, मेरे ख्याल से जितनी गली में चले गए ना, आपको कुछ नया ही मिलेगा वहाँ पर। तो एक डिफरेंट लेवल, एक क्या होता है, एक इनोवेशन होता है, एक क्रिएटिव इमिटेशन होता है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, आप ये कुछ देश देखोगे ना, दे आर एक्सट्रीमली गुड व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव इमिटेशन। तो ये लोग कुछ इनोवेट नहीं करते हैं, लेकिन किसी ने बहुत मेहनत करके इनोवेट किया ना, उसको हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने तरीके से हम लोग उसको कस्टमाइज कर देते हैं, इस क्रिएटिव इमिटेशन। तो अब रेस्टोरेंट का ये पापा सपाटा जब स्टार्ट किया तो इट वॉज नॉट माई आइडिया, वेरी जेन्युइनली नॉट माई आइडिया। आई वॉज नेवर इन टू मैक्सिकन, मुझे पता भी नहीं था मैक्सिकन फूड क्या होता है। माई फ्रेंड केम, उसने वो US में चिपोतले देखा तो उसको बहुत ऐसा लग रहा था यार चिपोतले जैसा कुछ इंडिया में करना चाहिए। ही केम अप विद दैट आइडिया, उसको हम लोगों ने इंडिया में स्टार्ट किया और उसको इंडियनाइज कर दिया। तो US वाले दे यूज़ अ लॉट ऑफ गुआकामोली, एवोकाडो बहुत यूज़ करते हैं, हम लोगों ने पनीर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको थोड़ा सा इंडियन वर्जन कर दिया। वो लोग दे यूज़ अ लॉट ऑफ एंचो चिलीज, अपन लोगों ने कश्मीरी मिर्च यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कस्टमाइज करके अपना नया प्रोडक्ट बना दिया। तो इस मामले में ना इंडियंस, चाइनीज़, हम लोग बहुत स्मार्ट है। इंडियंस माइक्रो लेवल पे करते हैं, चाइनीज़ वही चीज़ बेशर्म टाइम मैक्रो लेवल पे करते हैं। तो और जो एक्चुअल इनोवेशन है वो अगर आप देखोगे ना, US
दुनिया के मैक्सिमम पेटेंट्स अगर आप आज ढूंढने जाओगे ना, सबसे ज़्यादा यूएस के नाम पर, दूसरा चाइना, उसके बाद फिर बहुत सारे नेशंस हैं, लेकिन ये दो लीड कंट्रीज है जिनके नाम पे सबसे सारा पेटेंट्स रजिस्टर्ड है। इंडिया पता नहीं कहाँ था उस रेस में, बट हम लोग बहुत, जैसा मैं आपको बोल रहा था, हम लोग बहुत इनोवेशन पे हम लोग इतना फोकस नहीं, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है, एजुकेशन सिस्टम। रिसर्च है ही नहीं अपने यहाँ पे, स्टार्ट टू एंड, बचपन से लेके आज तक आपने मेरे को बताना आपने किस चीज़ पे रिसर्च किया। जहाँ अपने को कॉलेज में, स्कूल में अपने को रिसर्च करने के लिए बोलते थे गूगल, जो टॉपिक बढ़ा दे धना धन मटेरियल उठा के कट पेस्ट, इधर से उठाया इधर छाप मारा, थोड़ा बहुत आप उसको चेंज कर देते हो। कुछ गलतियाँ हम लोग इंटेंशनली कर देते हैं कि टीचर को ऐसा लगे कि बहुत जेन्युइन है बेचारा, अब गूगल तो गलत नहीं बता सकता ना। तो ये कुछ बेसिक ट्रेड्स हैं अपने, फटाफट तो अपन लोग सोचते ही नहीं है। और आप यूएस देखोगे ना, यूएस वर्क्स ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल, एग्जैक्ट ऑपोजिट है। उन लोगों का मेन फोकस ही रिसर्च पे है। यूएस गवर्नमेंट इतना हैवी एक्सपेंडिचर करती है ऑन R&D, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह अलग अलग रिसर्च की लैब्स है। यार वो कॉमर्स में रिसर्च करते रहते हैं। अपने यहाँ कॉमर्स मतलब डेबिट क्रेडिट, हम लोग दिमाग ही नहीं लगाते उसके आगे, वो लोग कॉमर्स में रिसर्च करते हैं। आप सोचना मतलब किस लेवल पे चीज़ें सोचते होंगे। अपने यहाँ पे रिसर्च इनोवेशन कोई मतलब ही नहीं उसको दुनियादारी से क्या चल रहा है। तो ये उसका जेस्चर आता है। तो इसकी वजह से ना, ये इंडिया में आप ऐसे देखोगे ना, ये सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग अपने यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं है। क्यों? ऑलरेडी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हम लोग रॉयल्टी बेसिस पे इंडिया में लेकर आते हैं, तो यहाँ पर इतना पॉपुलर नहीं है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जैसे आपने पेटेंट सपोज इंडिया में रजिस्टर करवाया, अब इंडिया में रजिस्टर हो गया, आपका सच में कोई इनोवेटिव आइडिया था, इंडिया में आपने उसको रजिस्टर करा लिया, चाइना में कॉपी हो जाएगा। तो इसके लिए ना क्रॉस प्रोटेक्शन है, मतलब जितने भी यूनाइटेड नेशंस है ना, इन सब के बीच में देयर आर ट्रीटीज जो क्रॉस प्रोटेक्शन देती है। क्रॉस प्रोटेक्शन मतलब अगर यूएस में कोई पेटेंट रजिस्टर होता है तो इंडिया में भी उसको प्रोटेक्शन है। कब? जब इंडिया में कोई पेटेंट रजिस्टर हुआ, उसको अगर यूएस में प्रोटेक्शन मिलती है तब। तो वी हैव दिस थॉट ऑफ क्रॉस प्रोटेक्शन, मतलब आपका पेटेंट यूएस में सिर्फ और सिर्फ तब सिक्योर्ड है जब यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा पेटेंट तू सिक्योर कर, तेरा पेटेंट मैं सिक्योर करूंगा। मतलब इंडिया में अगर रजिस्टर हुआ है तो वैसा कोई प्रोडक्ट यूएस में रजिस्टर नहीं होगा, और अगर यूएस में कोई पेटेंट रजिस्टर हुआ है तो सिमिलर प्रोडक्ट या सिमिलर पेटेंट इंडिया में रजिस्टर नहीं होगा। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोटेक्शन है। तो ये चाइना में देयर वाज दिस, बजाज ऑटो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, जो थोड़े से एवरेज वाले आपके आप सिटीज कंट्रीज देखोगे ना, तो यहाँ पे इनका बहुत भयंकर वाला मार्केट है। अब व्हेन दे वेंट टू दिस थिंग साउथ अमेरिका गए, तो वहाँ पर ना एक कंपनी चल रही थी बाजा ऑटो के नाम से, बाजा ऑटो। अब इंडिया में बाजा कुछ अलग मतलब रखता है, चाइना में इट मेक्स नो सेंस। और जैसे आपने उसका देखा होगा ना लोगो, इट इज़ लाइक दिस और डिस्टिंक्टली अहेड, तो उन लोगों ने ना इस लोगों को उल्टा कर दिया था। तो इट इज़ फॉरवर्ड, तो वो बैकवर्ड था, ऐसे पीछे था, और धनाधन सेल मार रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो बाजा ऑटो थी, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज मच मोर एज कम्पेयर टू बजाज ऑटो। तो इन्हीं का प्रोडक्ट पूरा का पूरा कॉपी किया हुआ है, और उनका सेल आउटपुट वो बजाज ऑटो से ज़्यादा। सो 2008-2009 में वी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दिस चाइनीज एंटिटी कि भाई ये सेम ब्रांड नेम से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। फिर अब वो कोर्ट के खैर अलग ही लेवल की चीज़ें जाती है, तो ICA के सामने मैटर था, बट ये सब प्रॉब्लम्स आती है अगर आप अपने पेटेंट को रजिस्टर ना करें तो। जी सर, कुछ बता रहे थे आप? वो ट्रेडमार्क होता है सर, वो पेटेंट नहीं होता है। आपका बिजनेस नेम, लोगो, ये सारे के सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, है ना। पेटेंट रेसिपी अगर है तो उसका पेटेंट नहीं, बिजनेस नेम अलग है, प्रोडक्ट अलग है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल अमेजॉन, राइट, अमेजॉन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। वो जेफ बेजो की अगेन जो एंटिटी, इट्स अ रजिस्टर्ड, सो यू कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस विद दिस नेम अमेजॉन, तो ये ट्रेडमार्क है। अब जो अमेजॉन सॉफ्टवेयर यूज करता है, राइट, जो उनका ये पूरा डिलीवरी सिस्टम है, जो ऑर्डर मैनेजमेंट उनका जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर पेटेंटेड है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, प्रोसेस पेटेंट होते हैं, और जो आपका बिजनेस नेम होता है उसका ट्रेडमार्क आता है। जैसे ना IP 3 होते हैं मेन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कॉपीराइट इज कॉपी करने का राइट, दैट इज कॉपीराइट। जैसे हाँ, आप ये लिटरेचर, सॉन्ग्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे ना, ये कॉपीराइट होता है। तो उसको कॉपी करने का राइट जो लेता है कैन बेसिकली प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ इट, इज कॉपीराइट। 2-3 चीज़ें होती हैं अलग अलग। जी सर। यार आप ऐसे देखोगे ना तो सैमसंग,
सेम आ जाता है। आप इनफैक्ट आप एमआई देखना, आप इनफैक्ट ये जितनी भी आप ये चाइनीज एंटिटीज देखोगे ना, दे आर एक्सट्रीमली गुड व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज थिंग्स। क्या होता है, इवन व्हेन दे कॉपी, आप सोचना अगर हम लोग ये बात सोच सकते हैं ना, तो जिसने कंपनी स्टार्ट की ना उसने जन्मों पहले ये चीज़ सोच ली होगी। क्या होता है, चेंज करते हैं लेकिन इतना छोटा सा एक उसका पार्ट चेंज करते हैं ना कि जिसकी वजह से एक ज़मीन। अच्छा, यूज़र एक्सपीरियंस, हाउ मेनी ऑफ यू यूज्ड आईफोन एज वेल एज ओप्पो? जिसने दोनों फ़ोन्स यूज़ किए हैं, ओके। अब ये जितने लोग हैं ना, आप इनसे एक बार बात करना, मैंने दोनों यूज़ किए हैं। यूज़र एक्सपीरियंस ना, मतलब यार बहुत डिफरेंस दिखा मेरे को। एप्पल का मतलब एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। अब वो मैं शायद मैं वर्ड्स में नहीं डिफाइन कर पाऊंगा कि क्या चीज़ है, बट डिफरेंट है। हाँ, मैं कॉस्ट के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ कि उसके लिए जो मैं कि 20,000 में जो मेरे को ओप्पो दे रहा है वो आईफोन मेरे को 1,20,000 रुपये में दे रहा है। मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़र एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, उसमें डिफरेंस है। लाइफ आप देखना, और यार देख, सबसे ज़्यादा पैसा किसी भी धंधे में किस चीज़ का होता है ना, ब्रांड वैल्यू। आप अपनी ब्रांड को कहाँ पर लेकर जाते हो, कहाँ पर आप उसको पोस्ट करते हो। वाई ऑल दीज लंबोर्गिनी आप देखना, या फिर आप कार्स में आप देखना, पोर्श आप देखो, ये सब इतनी एक्सपेंसिव है, क्यों? हाँ, मतलब दो रीजन है। एस्टन मार्टिन, अब दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो ऑफकोर्स आपका ब्रांड वैल्यूएशन है पहला, और दूसरा जिसको जीएमवी बोलते हैं, दूसरा ना प्रोडक्ट। हाँ, अब जैसे फेरारी का आप कभी देखना तो फेरारी के कार मॉडल्स पे जितने आपको मोल्ड्स मिलेंगे, दोज मोल्ड्स आर डन विथ हैंड, वो हाथ से मोल्डेड रहते हैं, तो इट्स नॉट बाय मशीन्स। और उनका रिजेक्शन क्वालिटी इज, रिजेक्शन क्वालिटी बोल रहा हूँ मैं, अप्रूवल क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ, रिजेक्शन क्वालिटी बोल रहा हूँ। रिजेक्शन क्वालिटी इज 99, मतलब 100 में से 99 मोल्ड्स वो रिजेक्ट करते हैं, एक मोल्ड अप्रूव करते हैं। रोले, रोले की वॉचेस आर शिट एक्सपेंसिव। आप उनका जो एक कौन सा एडिशन बोलते हैं, आई सॉ दैट वंस, बॉम्बे में देखा था, एक फेयर में देखा था, तो सम एडिशन पता नहीं क्या, तो वो 15-16 लाख रुपए की एक वॉच आती है रोले की। सो इट्स अ वेरी लिमिटेड एडिशन। और मैंने क्यों देखा था, क्योंकि उसके जो वो साल में ऐसे 50-60 वॉचेस बनाते हैं, एंड आउट ऑफ दोस 50-60 वॉचेस 16 वॉचेस आर सोल्ड इन इंडिया। तो 25-30% उन प्रीमियम वॉचेस का कस्टमर इंडिया में है। दैट इज़ वाई उनके लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। तो अब मैं एक्चुअली पूछ रहा था उस बंदे को, मतलब यार इतनी महंगी वॉचेस क्यों? मतलब ठीक है, एक महंगी वॉच रखना ये ज़रूर दर्शाता है कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, बट एट वॉट कॉस्ट इज़ द क्वेश्चन, राइट? अभी आप जो देखते हो वो सेकेंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है, 30th कॉपी है, बट वो ओरिजिनल नहीं होगी, राइट? वो डिफरेंस समझ में आ जाता है आपको। तो उसमें क्या वो ऐसा बता रहे थे कि एक तो स्टील मतलब स्टील, और सेकंड मतलब जहाँ पर ऑफकोर्स वो लोग हैवी मेटल से गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, दूसरा प्लेटिनम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो प्योर होता है। सेकंड, एवरीथिंग इज पोर्ड इन बाय हैंड्स, सब चीज़ें हाथ से वो लोग पोर इन करते हैं। तो उनका जो फिटनेस बैंड होता है, जो वॉच की क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेबिलिटी होती है, दैट इज मच मच हायर एज कम्पेयर टू एनी अदर वॉच। अब देखो, ये सुनने में ना बहुत स्टूपिड लगता है। मैंने जब पहली बार सुना ना कि वो हाथ से डालते हैं, हमको नहीं डाला हुआ हाथ से, हमको मशीन से डाला हुआ भी चलेगा, तो सस्ती दे। तो ये हर कोई नहीं समझता। और दूसरा फिर क्या किया उन्होंने, एक एक्स फैक्टर क्रिएट कर दिया। अब बोलने के लिए कितनी 15 लाख की घड़ी पहन रहा हूँ मैं, 15 लाख की घड़ी, टाइम तो वही बताएगी, उसमें 24 घंटे होते हैं, उसमें ऐसा क्या नहीं, आज तेरे को 28 घंटे मिलेंगे, क्यों 15 लाख की घड़ी पहन रहा है? तो एक्स फैक्टर है। अब कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, तो आपने ठीक है एक नए प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत इनोवेट कर दिया। अब ये सारी की सारी चीज़ें, दीज आर पेटेंटेड, अब दुनिया में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता ये सारी। तो ब्रांड पोजिशनिंग है। अब आप जैसे ओप्पो वीवो की बात करो ना, तो डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है। बस क्या होता है, जो एक यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग हमारे हिसाब से देखते हैं ना, लुक बिल्कुल सेम दिखता है, आगे पीछे से देखा बिल्कुल सेम दिखता है। और इनफैक्ट आपको ओप्पो वीवो के स्लीकर फोन्स मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू आईफोन, और हल्के फोन्स मिल जाएंगे, बट रहता है कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर रहता है। वो टेक्नोलॉजी कुछ अपने को समझती, कुछ अपने को नहीं समझती, बट डिफरेंस डेफिनेटली है। और सेकेंड यार, ब्रांड पोजिशनिंग है। एप्पल, उन लोगों का थॉट, इट वॉज वेरी वेरी क्लियर, स्टीव जॉब्स वॉज वेरी सर्टन अबाउट इट from day one. He will sell expensive. He never wanted to focus on volumes. He always wanted to focus on that 2% bracket. And very surprisingly, India is a market of 90%, 98%. It is not a market of 2%. But फिर भी एशिया में आज एप्पल के लिए अगर सबसे बड़ा मार्केट कोई है ना, that is India. They have a larger share as compared to China in India. बिकते हैं फोन्स। तो
ये पहला इनका ये एक्सेस मैक्स और पता नहीं कौन कौन से मॉडल्स आ गए, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एप्पल सेल्स हैव टेकन अ हिट, अदरवाइज तो इंडिया में दे सेल क्रेजी, देयर सेल इज लाइक 32 मिलियन, तो 3.25 करोड़ फ़ोन बेचते हैं एक साल के वो, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ सेल दे डू इन इंडिया। और प्राइसिंग आप देख लेना, मतलब कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इज़ वे टू डिफरेंट। एप्पल के कुछ फैक्ट्स में पढ़ रहा था चक्कर आ जाएंगे आपको। इट सेड the quarterly profits of Apple can buy top 3 Indian companies in terms of market valuation 3 times. And the reserves of Apple today are much more than the reserves of US Fed. US Fed is the largest central bank of the world. तो जितने US Fed के पास रिजर्व नहीं, उससे ज़्यादा एप्पल की बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं। एंड दिस इज देयर 3 years numbers, मतलब उसके 3 साल के accumulated profits are more than the profits of the largest treasury of the world. इंडिया का RBI is US का फेड रिजर्व, तो जितना पैसा US के RBI के पास नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा 3 सालों में एप्पल की बैलेंस शीट में रहता है। प्राइस टू बेनिफिट रेशियो, तो किस मार्जिन पे काम करते हैं वो आप सोचना। तो ये सारी चीज़ें, एक ही रीज़न है, पेटेंट। अब एप्पल का प्रोडक्ट बनाना सेम वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप ऐसे देखोगे तो चाइना में होती है, पूरा मेरा फ़ोन बनता है चाइना में, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ होता है चाइना से, वो भी बना सकते हैं ना, बट द प्रोडक्ट इज पेटेंटेड, दैट इज वाई यू कैन नॉट डू दैट। चेक कीजिए, पेटेंट प्रोटेक्ट्स अ प्रोसेस वाइल कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एक्सप्रेशन, पेटेंट्स कन्फर स्ट्रॉन्गर राइट्स देन कॉपीराइट्स, है ना, मतलब उसमें ऑफकोर्स ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपके। इसमें ना ये 1 2 3 4 4th लाइन ना, प्रोग्राम्स आर कवर्ड अंडर कॉपीराइट लॉ whereas algorithms and techniques qualify for patenting, है ना, मतलब लिटरेचर वाला जो पार्ट है कॉपीराइट है, और जो एक्चुअल प्रोसेस है दैट इज पेटेंट। और आगे बस यही बोल रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, आज सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आर पेटेंटेड, है ना। क्यों? ज़रूरत है उस चीज़ की, वरना वही बात हो जाती है क्रिएटिव इमिटेशन वाली बातें। अच्छा, अब ये जितने भी, अब जैसे जस्ट डायल आप देखना यूएस, फिर फ्लिपकार्ट बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यूएस ड्रिवन है, रेड बस यूएस ड्रिवन है, मेक माई ट्रिप यूएस ड्रिवन है सब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, सब सीजन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, लेकिन जो थॉट है ओला, ये अगेन ये सब यूएस के आइडियाज़ हैं, तो वो पहले सब वहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ पर प्रूव हो चुका है कि भाई ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है। हम लोग इंडिया में लाते हैं, थोड़ा बहुत उसको प्लस माइनस इधर उधर करके और दौड़ाते हैं इंडिया में, जूम कार, तो ये सब यूएस बेस्ड मॉडल्स है सारे के सारे, वहाँ पर चलते थे, वहाँ पर बहुत पॉपुलर है। इंडिया में अगेन यहाँ पर भी बस इंडिया का मार्केट ना थोड़ा सा टफ है यार। यूएस में क्या पीपल हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स, भारत में लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। अब जूम कार, कितने लोगों ने जूम कार यूज़ की है? ओके, वेरी नाइस। मैंने देखा लोग जब जूम कार लेके जाते हैं ना हाईवे पे, समझ में आ जाता है कि ये जूम कार है। वो सच में ऐसा जूम करके लेके जाते हैं ना, ऑल्दो उसमें स्पीड लिमिट है, आप कहीं से थोड़ा खच्चड़ वाला पार्ट हो गया ना, तो इंसान क्या बहुत प्यार से चलाता है गाड़ी, अपनी गाड़ी, और जो फर्र करके निकल जाए ना और सर्र करके वापस आ जाए, वो जूम कार, तो परवाही नहीं है, लगी किसी के बाप की, अपना क्या जा रहा है, तो वो वाला एटीट्यूड है। तो ये सब ना, ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाहर सच में रिस्पेक्ट है, पेडेस्ट्रियंस, रोड क्रॉस करने वाले हम लोग बिल्कुल इज्जत नहीं करते। रोड क्रॉस करने वाला अपने लिए भिखारी, चढ़ जाओ उसके ऊपर, तो अपने पास 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, ठोका देते हैं, भाड़ में जाए, अपने को क्या होना, सलमान खान, है ना। तो बाहर आप देखो पेडेस्ट्रियंस की कितनी रिस्पेक्ट है यार, कोई अगर रोड क्रॉस कर रहा है ना तो वो बिल्कुल 25 फीट पीछे रुक जाएगा, अपने यहाँ क्रॉस करके आगे जाता है 25 फीट, गाड़ी से उतरता है, 4 गालियां देता है, दिखता नहीं है क्या तेरे को। तो ये भारत का प्रॉब्लम है। तो खैर सिस्टम्स का बहुत डिफरेंस आ जाता है यार। हाँ जी, आगे देखिए नेक्स्ट, ई टैक्सेशन। ई टैक्सेशन मतलब क्या? हाँ, जो भी अभी आपका टैक्स पोर्टल है वो भी सब ऑनलाइन हो गए हैं। अब जैसे आप देखते हैं इनकम टैक्स पोर्टल आपका ऑनलाइन है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपका जीएसटी का पोर्टल ऑनलाइन है, कस्टम्स पूरा की पूरा ऑनलाइन है। तो अब सारी गवर्नमेंट्स ने क्या कर दिया, आप सेंट्रल सेल्स टैक्स की, मतलब सेंट्रल लॉ की बात करो, आप स्टेट लॉ की बात करो, सभी जगह इन लोगों ने सारे के सारे पोर्टल्स कैसे कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। क्यों? यूज़र के लिए ईजी है, गवर्नमेंट के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है, और दूसरा सिस्टम्स को ट्रैक करना बहुत ईजी है। अभी जैसे आपने बीच में पढ़ा होगा ना, जीएसटी का 0.1234561 4 ये डिफरेंस था।
एक की जीएसटी रिटर्न में, एंड द गवर्नमेंट सेंट हिम अ नोटिस दैट जो आपके परचेजेस हैं और जो आपके सेल्स हैं उसमें डिफरेंस है। अभी ये पता नहीं कितने डेसिमल्स के बाद 1/4 था, मतलब पता नहीं कौन से पैसे हैं ये, आप कितने पैसे बोलोगे मेरे को भी नहीं पता इसको। दिस वॉज द डिफरेंस, और गवर्नमेंट को पता चल गया। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान से कुछ किया, सॉफ्टवेयर है उसमें डिफरेंस है तो 1 मिनट में आपको बता देगा कि डिफरेंस है, डेविएशन है। उसको इमोशंस नहीं होते, इंसान में इमोशंस होते हैं। इंसान होता ना यहाँ पे, बोले क्या है 14 पैसे के लिए कौन झगड़ेगा, वी डोंट केयर। सिस्टम को फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको ये समझाया कि जब तक टैली नहीं होगा मतलब डिफरेंस है। किसी ने टैक्स की चोरी की तो उसने इतने का नोटिस शूट कर दिया, और इसमें क्या हो गया, नोटिस अभी डायरेक्टली आपको चले जाते हैं, मतलब सिस्टम बेस्ड है, उसमें भी मैनुअल ये इंटरैक्शन है ही नहीं। तो जैसे ही जिसके रिटर्न में डिफरेंस दिखता है आपको इमीडिएटली नोटिस आ जाता है। अभी 3-4 महीने पहले का, वो कुछ बोलने सुनने में कन्फ्यूजन हो गया, मेरे सीए ने वो रिटर्न भरी तो उसमें ना 1300 रुपये का डिफरेंस था। मतलब जो मेरे को जीएसटी पे करना था वो मैंने 1300 रुपीज़ एक्सेस में पे कर दिया, और उसके अगेंस्ट मेरे परचेस का बिल नहीं दिख रहा था। एक्सेस में पे किया, कम नहीं पे किया। मेरे को नोटिस आ गया कि आपके रिसीट डेटा में और आपके जो इनवर्ट डेटा है दोनों में डिफरेंस है 1300 रुपये का, और सिस्टम जनरेटेड है, उसमें किसी का कोई सिग्नेचर नहीं, कुछ भी नहीं है, सिस्टम जनरेटेड है। जस्टिफाई आपको रिप्लाई करना ही पड़ता है, अब ऑप्शन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिस है, रिप्लाई करोगे ही करोगे। फिजिकल में क्या होता था, पहले जैसे इनकम टैक्स का नोटिस आया, इंसान खुश, चाहता था कि इनकम टैक्स का नोटिस आए। जैसे ही नोटिस आता इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाता, इनकम टैक्स ऑफिसर भी खुश, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। तो दोनों बैठते हैं, आराम से बात करते, प्यार मोहब्बत में, कब चैप्टर क्लोज हो जाता किसी को समझ में भी नहीं आता, वापस आ जाता। इसमें नुकसान किसका हो रहा था, सरकार का नुकसान हो रहा था। अब जब ये इस तरीके के आपके सिस्टम्स आ गए तो इसमें सबसे बड़ा लॉस किसका है। अब ये मतलब गवर्नमेंट का लॉस नहीं, किसी का भी लॉस हो, और सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ, वो जितने बाबू बाबू होते थे ना ऑफिस में, सबको जूते पड़े, उनकी सबकी दुकानदारी पूरी बंद हो गई। पहले सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इनकम टैक्स कमिश्नर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, जहाँ वो कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो बाबू बैठता था उसके ऐसा टशन में रहता था ना, पान इधर एक साइड फंसा के बिल्कुल चैप्टर वाले लेवल पे बात करता था। क्यों, क्योंकि उसको पता था कि अल्टीमेटली आना इसको मेरे पास ही है, कितना भी उछल जाए अपना घर का भले ही करोड़पति आएगा, आएगा हाथ जोड़ के मेरे पास ही। तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता था। तो अब ये सब चक्कर बंद हो गया, ई टैक्सेशन। हाँ जी, देखिए जरा इसमें कहाँ गया, सेकंड पैराग्राफ, ये देखना। इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली टैक्स कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इट इज क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश द सिस्टम्स बाय व्हिच the tax authorities can obtain accurate and necessary information on those transactions regarding transacting parties, time, place and volume, है ना, मतलब सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती है। अभी जैसे आप ये जो सिस्टम जनरेट करते हैं, अभी आपने ई वे ट्रांसपोर्ट बिल के बारे में सुना होगा कि इंटरस्टेट अगर आप गुड्स कोई भी खरीद 50,000 रुपये के अगर आपने गुड्स खरीदे तो वो ई वे बिल लगता है आपको। बोलो मत, आपने बीच में रखो। तो अभी बीच में क्या, अब हम थोड़ा कैश वाला काम है, वो रेस्टोरेंट का थोड़ा कैश वाला काम रहता है। तो अभी बीच में वी ओपन अ न्यू स्टोर, तो उसके लिए बर्तन चाहिए थे, तो मैंने सब यूटेंसिल्स खरीदे। तो उस वेंडर ने बोला कि कुछ मेरे पास रखा हुआ था और कुछ उससे मैंने नए खरीदे, तो मैंने उसको पेमेंट कैश में कर दिया। तो व्हेन वी टुक इट, इट वाज इन एन आईटी पार्क। आईटी पार्क में मुझे पता नहीं था, वो इट हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट आईटी पार्क इन पुणे, ये पता था, लेकिन इतना लेवल पे चेकिंग होती मेरे को नहीं पता था। तो उसने बोला कि जीएसटी का बिल लगेगा। मैंने तो कैश में खरीदा, जीएसटी का बिल था ही नहीं, मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने एक विपुल सर से जीएसटी बिल का फॉर्मेट लिया, फट 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 एंट्री डाली, सबमिट कर दिया। तो जैसे ही बिल सबमिट किया ना, तो उस पर नंबर दिया हुआ था ऊपर, तो मेरा ही नंबर था वो। तो मेरे को फ़ोन आ गया कि जीएसटी बिल नकली है। साला ये कैसे पता चल गया जीएसटी बिल नकली है, मतलब फॉर्मेट सेम, स्टैम्प स्टैम्प सब प्रॉपर, और कभी ऐसा अपनी चोरी पकड़ी नहीं गई। तो मैंने इसको बोला, वो टेम्पो वाले को बोला, मैं काम कर वापस आ जा। फिर आई आज मैं पार्टनर में एक बार देख के आया, यार क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो वहाँ पर आईटी पार्क में देयर वाज दिस कस्टम्स ऑफिसर हु वाज सिटिंग एंट्री पे, जो ये इंश्योर करता है कि आईटी पार्क, बिकॉज आईटी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब यहाँ का जो आईटी पार्क है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वहाँ पे कस्टम्स का गवर्नमेंट का ऑफिसर फुल टाइम बैठता है कि एंट्री एग्जिट पे क्या हो रहा है। तो उसको 1 मिनट में समझ में आ गया। तो मैंने उससे बात की, मैं पार्टनर को बोला, मैंने बात करवाना एक बार। मैंने बोला सर बिल तो असली है। बोले सर सिर्फ पर्सनली आपसे बात हुई ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया आपको, बट आपको ई वे बिल देना चाहिए, आपने मेरे को जीएसटी का बिल दिया है।
तो मैंने सर हो सकता है वो वेंडर ने शायद कुछ कन्फ्यूजन में, बोले वेंडर कभी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है उसकी दुकान बंद हो जाएगी। मैंने लंबे से उतरेंगे, मैंने सर मैं उससे बात करके आपको वापस बताता हूँ। तो आई वेंट टू दैट सेलर जिससे मैंने सब सामान खरीदा। आई टोल्ड यू, मैंने बोला भाई ये ईवे बिल का क्या चक्कर है? तो बोले सर लगता है बिल। मैंने कितने के ऊपर लगता है? बोले 50,000 के ऊपर। अब मेरे दिमाग में क्या था, 1 लाख रुपए की लिमिट थी और 80-85,000 रुपये का बिल था। मैंने दिक्कत नहीं आएगी। तो उसने बोला नहीं सर वो लिमिट 50,000 रुपये हो गई है। मैंने लग गए खेल। तो मैंने उसको बोला दिखा ईवे बिल का फॉर्मेट का। ईवे बिल का फॉर्मेट इतना कॉम्प्लिकेटेड कि बना ही नहीं सकता इंसान डुप्लीकेट बिल। मेरे को टैक्स भरना पड़ा। कैश में सामान खरीदा लेकिन फिर भी मैंने टैक्स भरा और उससे एक्चुअली मैं ईवे बिल लिया वापस और जाके वहाँ पे सबमिट किया। तो ये डिफरेंस है। लोग मोदी जी को गालियाँ देते हैं ना, अब अच्छा ही काम कर रहा है बेचारा यार, जेन्युइन ट्रांजैक्शन को टैक्स कर रहा है, उसमें गलत थोड़ी ना। तो बारामती थोड़ा अपना अलग व्यूज़ रहते होंगे बट मतलब माई वुड डेफिनेटली टू हिम यार। पहले मैं बीच में थोड़ा ऐसा हो गया था कि यार मैं भाई एंटी मोदी हो गया था एकदम, बट ऑफ लेट आई डिड रियलाइज कि एटलीस्ट इज डूइंग समथिंग यार। गुड बैड पता नहीं, रिजल्ट बाद में समझ में आएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है। वो कांग्रेस के सत्र में तो भगवान जाने क्या चलता है भारत में, समझ में नहीं आता। वो राम राज्य था उस वक्त। तो तुम भी खाओ हम भी खाएं, दोनों खाओ, पेट बड़ा हो, हार्ट अटैक आएगा एक दिन, तुम भी निपट जाओ हम भी निपट जाए। तो ये वाला फंडा प्रिंसिपल चलता था उस वक्त। डिफरेंस है, टैक्स पे करना पड़ा। ये सब क्यों पॉसिबल है ना, बिकॉज सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अभी कैसे हो गए ऑनलाइन, इज नथिंग बट ई टैक्सेशन। 1-2 लाइन लिख लो जल्दी से, 2 लाइन किन के खत्म हो गया ना। इसके बाद ओ सिट, ई गवर्नेंस रह गया, लिखो सड़प। हाँ, entire taxation system, both payment and refunds, are made online, because of which government has better control over such transactions. हाँ, over such transactions. आगे देख लो, लास्ट पॉइंट खत्म हो गया। ई गवर्नेंस से आपने 2-3 बार पढ़ा हुआ है। जैसे हम लोग कंपनी लॉ भी पढ़े थे तब ई गवर्नेंस मैंने आपको बताया था। ई गवर्नेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के आगे बताना कुछ, हाँ, कि जो भी इंटरेक्शन है किसके बीच में, गवर्नमेंट और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनके बीच में अब सारे ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? ऑनलाइन। मतलब जो भी आप फाइलिंग करते हैं गवर्नमेंट के पास, वो सारी की सारी फाइलिंग अब कैसी हो गई है? ऑनलाइन फाइलिंग हो गई है। लिख लो, कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एंड यूजर्स, or between businesses is now made online, or between businesses is now made online. Also, any new law enacted can now be notified in official gazette. GAZETTE. Done. Thanks very much.